बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए गद्य भाग का पाठ लेकर आई हूँ। आरोह भाग 2 का पाठ का नाम है संस्कृति। लेखक हैं बदंत आनंद कौशलयायन। संस्कृति नामक पाठ एक निबंध है जो हमें सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताता है, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराता है। पाठ में अनेक उदाहरणों के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति की परिभाषा देने की कोशिश की है। लेखक सभ्यता को संस्कृति का परिणाम बताते हैं। सभ्यता क्या है? संस्कृति का परिणाम। मानव संस्कृति का लेखक कहते हैं कि मानव संस्कृति का बंटवारा नहीं किया जा सकता। जो लोग संस्कृति का बंटवारा करना चाहते हैं उन्हें लेखक देख करके बड़ा दुखी होता है। लेखक का मानना है कि जिससे मानव कल्याण नहीं हो सकता वो न सभ्यता है न संस्कृति है। यही सब इस पाठ में बताया है। आओ देखते हैं पाठ में क्या है। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं, जिनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे सभ्यता और संस्कृति के साथ जोड़कर देखें भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब इन दोनों शब्दों का अर्थ जब थोड़ा बहुत समझ में आया रहता है वो भी गलत सलत हो जाता है। क्या ये एक ही चीज है या दो चीज हैं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था, सामना नहीं हुआ था। आज तो हर घर में चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने सबसे पहला आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था, जिस मनुष्य के दिमाग में सबसे पहले ये बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को आगे से घिस करके, पैना करके, उसके पिछले सिरे में एक छेद करके, धागा पिरो करके कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, तो वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। जिसने सबसे पहले ये चीज़ सोची होगी, जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया होगा, सबसे पहले सुई के बारे में सोचा होगा, वो कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों से विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ वो व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। यानी कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा जो मोटिवेशन, जो प्रेरणा, जिस प्रेरणा के बल पर आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ, ध्यान दीजिए, आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ वो व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने और दूसरों के लिए खोजी, आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जो किसी प्रेरणा के बल पर आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ वो तो व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। और उस संस्कृति के द्वारा जो उसमें बात आई, उसके दिमाग में जो प्रेरणा आई, उसके दिमाग में उससे जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने दुनिया के लिए खोजी, आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक और जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक और वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही मिल जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति की वास्तविक संस्कृत व्यक्ति, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान को जो पूर्वजों से जो चीज मिली है वो अपने पूर्वजों की भांति सभ्य भले ही बन जाए लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकता। संस्कृत कौन है? जिसने सबसे पहले वो चीज खोजी थी। एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था, नियम था, न्यूटन ने खोजा था। वह संस्कृत मानव था क्योंकि उससे पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है लेकिन उसके साथ साथ उसे और बातों का भी ज्ञान प्राप्त है। न्यूटन से भी ज्यादा जानता है, शायद जो न्यूटन को भी नहीं पता था, जिसे न्यूटन भी अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी आज के भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकते हैं पर न्यूटन इतना संस्कृत नहीं कह सकते क्योंकि आइडिया तो वहीं से मिला उसको। संस्कृत कौन है? न्यूटन है। सभ्य कौन होगा? चाहे विद्यार्थी बेशक सभ्य हो जाए।
आज के आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही होगी कि पेट की आग को मिटाने के लिए, अपने पेट को, भूख को शांत करने के लिए पहले इंसान कच्चा मांस खाता था, कंदमूल खाता था। कच्चे मांस को पकाने की उसमें यानी कि जो भूख है, जो पेट की भूख है, वो प्रेरणा बनी होगी। सुई धागे के आविष्कार में भी क्या चीज़ प्रेरणा बनी होगी? ठंड से, गर्मी से बचने के लिए शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। कल्पना कीजिए उस आदमी का जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, खुले आकाश के नीचे सोया है, रात के जगमगाते तारों को देखता है। उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वो बार बार ये जानने के लिए परेशान है कि ये आखिर मोती से भरा हुआ उल्टा थाल है, ये क्या है? पेट भरने, तन ढाकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा है, शरीर ढका है, ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है, निठल्ला नहीं बैठ सकता, वो खाली नहीं बैठेगा जिसने इतनी खोज की है। हमारी सभ्यता के एक बड़ा अंश हमें संस्कृत आदमियों से मिला है, जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा में मनीषियों, विद्वानों से मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी आज के ज्ञान के का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता था। भौतिक प्रेरणा, ज्ञान एप्शा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता है? वे उसे भौतिक प्रेरणा मिली है, ज्ञान पाने की इच्छा थी, दूसरे के मुंह से कोर डालने के लिए, जो दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, उसको ये बात क्यों और कैसे सूझती? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वो आखिर ऐसा क्यों करती है? जो माँ एक बीमार बच्चे को अपनी गोद में लिए पूरी रात बैठी रहती है, क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे डबल रोटी के जो सूखे टुकड़े थे, उसके किनारे जो सूखे हुए थे, सुम ना खा करके दूसरों को खिला दिया करता था। वो ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सौपन देखते हुए कार्ल मार्क्स ने सारा जीवन दुखों में बिता दिया था। और इनसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 साल पहले सिद्धार्थ ने केवल अपना घर इसलिए छोड़ दिया था कि किस तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता चैन से रह सके, सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वो संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वो भी है। जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वो भी संस्कृति है। और सभ्यता है हमारी संस्कृति का परिणाम। खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पैरने के तरीके, हमारे जाने आने के साधन, हमारे परस्पर मरकटने के तरीके, हमारी सभ्यता मानवता की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहेंगे। असंस्कृति जिन साधनों के बल पर दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण से, भलाई की बात से, भावना से नाता टूट जाता है, संस्कृति का अगर भलाई की भावना से नाता टूट जाता है तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का अवश्यम भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त और दूसरा क्या होगा? वो तो विनाश करेगी। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय चीज। पल पल बदल दे इस संसार में किसी भी चीज को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया, उसने कोई वस्तु नहीं देखी। उसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है, जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है जिसको बांटा नहीं जा सकता, जिसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। कहते जो मानव कल्याण के लिए जो की गई चीज़ है वो सभ्यता है और जो विनाश के लिए की गई है वो असभ्यता है। तो पाठ था संस्कृति। पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।